स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो मेरे भाई, आज हम आ गए हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी 2026 के इस 28 दिन की सीरीज़ के सेट नंबर 3 पर, जिसमें हम करते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम की डेट आ गई है और 3 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे भाई, ये सेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिस भाई ने भी अभी तक मेरे पिछले 2 सेट नहीं देखे हैं, जाकर जल्दी से देख लो। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरे आने वाले अगले सेटों का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सेट नंबर 3 का आज का पहला प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी 8 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदता है। वह उनमें से 60 पेनों को 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है। शेष पेनों को 25% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? तो मेरे भाई, वो 8 रुपये प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 80 पेन उसने खरीदे 8 की दर से, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 640। अब जब बात बेचने की आई तो उसने 60 पेन बेच दिए, उसमें से 12 रुपये प्रति पेन की दर से। तो 12 रुपये प्रति पेन की दर से 60 बेच दिए, कितने के? 720 के। 12×72 720। यानी यहाँ से आपको ये तो पता लग गया कि 640 की चीज़ खरीदी थी, कोई भी वस्तु, मतलब जो पेन थे टोटल वो 640 के खरीदे थे और 720 के बेच दिए। यानी ये तो पता लग गया कि लाभ होने वाला है ना? तो लाभ होगा, यानी हानि वाला ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। अब लाभ के 3 ऑप्शन में तो लाभ देखेंगे कितना हो गया। तो मेरे भाई, जब अब उसने 60 पेन तो बेच दिए, बचे कितने हैं उसके पास? 20 पेन। अब 20 पेन उसके पास बचे तो उसने क्या करा कि उसको 25% की हानि पर बेचा। यानी एक पेन की कॉस्ट 8 रुपये है, तो 20 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 160, है ना? 160 रुपये के पड़े होंगे उसको। और उसने इनको क्या करा कि 25% के लॉस पे बेचा। यानी कितने में बेचा? 75% में। और आप जानते हैं 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/4। तो हमें इसका कैलकुलेशन कर लो कि 3/4 में उसने बेच दिया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये जाएगा कितने पे? 40 पे। और ये 40 दिया 120। मतलब यहाँ से उसने 160 वाली चीज़ 120 में बेची, है ना? और यहाँ से ये 720 में बेच दिए। यानी कुल मिला के उसने ये कितने में बेच दिए? तो हम क्या कर लेंगे? प्लस कितना हो जाएगा? 720 और 120 840। अब लाया कितने का था? 640 का। और बेच कितने में दिया आइटम? 840 में। तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 640 से 840 कितने का? 200 रुपये का। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है सिंप्लीफिकेशन का। तो मेरे भाई, आप इसको डिजिटल सम से कर लो, क्योंकि डिजिटल सम से करने में आसान होगा। क्योंकि आप डिजिटल सम लगाओगे, देखो यहाँ कितना आएगा? 3 और 4 7 और 2 9। अब 9 डिजिटल सम बन गया। ये डिवाइड है, नीचे लाओगे मतलब ऊपर 0 बन गया। 0 बन गया तो ये 0, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है और इसका भी 0। यानी इस पूरे का 0 बन गया, है ना? क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में और ये ऊपर जाएगा, तो 6 3 9। यहाँ भी 0, ये 0 का मल्टीप्लाई किसी साथ करोगे तो पूरा 0। यानी ये पूरा डिजिटल सम क्या देगा? 0। अब यहाँ देखोगे ये डिवाइड है और यहाँ ये 6 3 9, इसका भी 0। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा क्या बन गया? 0। अब आप बीच में प्लस है। अब बात आती है यहाँ की, तो आप यहाँ डिजिटल सम लगाओगे तो 6, यहाँ 6 और 0 6 आएगा, डिवाइड में 5 आएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में 5 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 है। तो क्या करें? इसको ऐसे करें कि 60/5 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। और 12 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा, है ना? और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। और ये माइनस 12, 12 का डिजिटल सम 3। यानी 6 में से 3 माइनस कर दोगे, इसका डिजिटल सम 3 है, तो क्या आएगा हमारा फाइनल डिजिटल सम? 3 आएगा। तो 3 वाला हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। तो देखो, इसका डिजिटल सम 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, है ना? तो ये नहीं होगा। 6 और 4 10, इसका 1 आएगा, तो ये नहीं होगा। 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, ये होगा। 6 5 11, ये इसका 2 होगा, तो ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
तो कैलकुलेशन करोगे तो भाई कैलकुलेशन करने में मतलब क्वेश्चन बड़ा है, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करो टाइम लगेगा। डिजिटल सम से 1 मिनट 1 सेकंड मतलब आप करने जाओगे तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, उस वजह से टाइम लग रहा है। जब आप डिजिटल सम से खुद से करोगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लगेंगे भी नहीं, जल्दी से आप करके निकल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक शिविर में 48 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों की खाद्य सामग्री है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 72 कर दी जाती है तो वही सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो देखो मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है कि M1D1 बराबर M2D2, यानी अगर आदमी पहले कितने थे 48, है ना, तो उनके लिए 48 व्यक्तियों के लिए खाद्य जो सामग्री थी वो कितने दिन तक चल रही थी, 12 दिनों तक। तो यानी 12 दिनों तक चल रही थी, इतनी मतलब टोटल मिला के इतनी खाद्य सामग्री हो गई 48 गुणा 12। अब आदमियों की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई 72, तो आदमियों की संख्या 72 हो गई। तो अब जब संख्या बढ़ गई तो हमारी जो खाद्य सामग्री है वो ज़्यादा दिन चलेगी या कम दिन चलेगी, है ना। तो हमें यही तो निकालना है कितने दिन चलेगी, तो D2 हमें निकालना है। तो ये 72 कहाँ जाएगा, इससे काट दो, 6 बार कट जाएगा, और D2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 से काट दोगे इसको तो कितना 8, यानी D2 बराबर आ गया आपका 8 डेज, ऑप्शन डी। मेरे भाई अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है और उनकी आयु का गुणनफल 585 है तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रेजेंट एज पारुल है और उसकी मदर है, तो उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 5 कितना है 13, यानी 5, ये मैं कह दूँ 13x और ये 5x। तो अभी उसने क्या बोला है कि उनके वर्तमान मतलब उनकी आयु का गुणनफल दिया है, गुणनफल करोगे तो कितना आएगा इसका, ऐसे कर दो 5x मल्टीप्लाई 13x, और दिया कितना है 585, है ना। तो आप काटोगे देखो 13 से कट जाएगा 585 ना, 13 चौके 52, कितने बचेंगे 6, 65 हो गए, 13×5 65, है ना। और 5 से इसका अभी कट जाएगा तो कितने पे 9 पे। अब x मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 9, तो x बराबर 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ रख दो, तो ये हो गया 15 और ये 39। अब इनकी प्रेजेंट एज हो गई 15 और 39। उसने बोला कि 9 वर्ष के बाद बता दो अनुपात क्या होगा, तो 9 वर्ष इसमें बढ़ जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, है ना। और ये कितने की हो जाएगी इसकी माँ, 39 और 9 48, तो 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो अनुपात आ जाएगा 9 साल बाद 1:2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर ऑप्शन बी 1:2। ये है क्वेश्चन नंबर 5, RRB टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर दूरी पर है। बिंदु को इमारत के सिर से जोड़ने वाली रेखा और जमीन के बीच बनने वाला कोण डिग्री में क्या है। तो मेरे भाई देखो, एक इमारत है, मान लो एक इमारत ये रही, ठीक है, तो इसके शीर्ष से तो एक मतलब इस यहाँ से एक इस इमारत के मतलब बेस से आधार से एक कोई पॉइंट है, बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है मान लो, तो इसकी दूरी इसके हाइट से कितनी गुना है √3 गुना, यानी अगर हाइट 1 यूनिट है तो ये √3 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये कि हमेशा इस तरीके से राइट एंगल बनता है, तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री होगा, है ना। और अगर इसने एंगल पूछा है कि एंगल क्या बनेगा, तो अगर ये थीटा कह दूँ मैं, वैसे आप जानते हैं कि √3 के सामने कितना होता है 60 डिग्री और 1 के सामने 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो क्या क्या बनेगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे तो जैसे tan थीटा लगा लो, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें 1 और ये √3, यानी tan थीटा बराबर हो गया 1/√3। अब आपको ये देखना है कि 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan थीटा ये 1/√3 होती है tan 30 की, तो थीटा बराबर कंपेरिजन करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नहीं, वैसे आपको ये टेक्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही यहाँ से देखो कि √3 हमेशा पता है कि √3 के सामने 60 डिग्री होता है और 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री होता है। तो उसने यही पूछा है कि ये बनने वाला कोण है यहाँ पे वो कितना है, तो कितना होगा 1 यूनिट के सामने 30 डिग्री, यानी यहीं से हमारा आंसर हो जाता। ये हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इस वजह से कि आप दोनों तरीके से समझें और एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करें, जल्दी से जल्दी करें। ये नहीं कि डिटेल में जाएं, जहाँ डिटेल लग रहा है वो तो लगेगा ही, जहाँ नहीं लग रहा है वहाँ तो आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ, क्वेश्चन को करो और आगे बढ़ो। वहाँ किसी को ये नहीं दिखाना कि हमने इस तरीके से किया है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 RRB JEE 2018 में पूछा गया। कहता है एक बैग में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन हैं। लाल और हरे टोकनों का अनुपात 9:6 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात 18:16 है। हरे और गुलाबी टोकनों का अनुपात क्या है? तो देखो मेरे भाई, जो कॉमन है ना उसको बीच में रख लो। कॉमन क्या है? लाल। यहाँ भी लाल की बात करी गई है, ये लाल और हरे, और यहाँ गुलाबी और लाल। तो मैं कह देता हूँ पहले कौन कौन से लाल और हरे, तो ग्रीन और रेड कह देता हूँ मैं, G और R। फिर कौन से हैं? लाल और गुलाबी, तो पिंक कह देता हूँ, गुलाबी को P। अब इनका अनुपात देख लो, ये अनुपात है 9:6, तो ये कट जाएगा किससे? 3 से। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये 3:2 हो जाएगा। किसका है? लाल और हरे का। तो लाल कितने हैं? 3 यूनिट है ना, और हरे कितने हैं? 2। अब आपको देखना है ये भी जो कट जाएगा किससे? 9 से, और ये 9 पे और ये 8 पे। अब ये किस किस का अनुपात है? गुलाबी और लाल का। गुलाबी और लाल का, नहीं पिंक और रेड का। तो पिंक का कितना है? 9, तो पिंक का तो यहाँ लिखा जाएगा, और रेड का कितना है? 8, तो ये इसके नीचे लिखा जाएगा। इस तरीके से रेशियो लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस क्या है, जिसके सामने कुछ नहीं है तो यहाँ 8, यहाँ इसके सामने कुछ नहीं है तो इसके सामने ये 3, मल्टीप्लाई करेंगे 16, 24 और 27, ये आ जाएगा 16, 24, 27। उसने हमसे पूछा है हरे और गुलाबी टोकनों का अनुपात। हरे और गुलाबी यानी ग्रीन और पिंक, तो ग्रीन ये रहा और पिंक ये रहा, तो ग्रीन और पिंक का अनुपात क्या हो गया? 16:27। 16:27 क्या हो जाएगा? 16:27 ग्रीन और हरे का, ग्रीन और पिंक, तो 16:27 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आय 46 वर्ष है। यदि शिक्षक की आय को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत 47 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आय क्या है? तो देखो मेरे भाई, अगर आप टोटल करने जाओगे तो 35 छात्र थे, उनका औसत कितना था? 46 वर्ष, 35 छात्र थे, तो टोटल करोगे इसका, तो यानी 35 में लिख देता हूँ 35 × 6, ये टोटल आएगा। यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट ले लेते हैं, 6×5 = 30, यहाँ 0 आएगा क्योंकि मेंबर कितने हैं? 35। अब छात्र अध्यापक उसमें इंक्लूड कर दें, यानी बढ़ा दिया जाए, अध्यापक उसमें शामिल हो जाएं, तो 35 कितने हो जाएंगे मेंबर? 36 है ना, तो मेंबर भी बढ़ गए और एवरेज भी बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया? 47। तो यहाँ से जब टोटल निकालेंगे तो टोटल आपको पता है कि ये मेंबर भी बढ़ रहे हैं, ये नंबर बढ़े हैं, तो ये वाला टोटल बड़ा आएगा। तो यूनिट डिजिट पे इसका कितना आएगा? 7 × 6 = 42, यानी 2 आएगा। अब आपको पूछा है अध्यापक की आय, तो आप अध्यापक की आय किस में से घटाओगे? इसमें से इसको घटाओगे, तो यानी 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे? 2, यानी हमारे आंसर में 2 होगा। सबके यूनिट प्लेस अलग अलग है, देखो 5, 3, 2, 1, तो हमारे आंसर में क्या होगा? यूनिट डिजिट 2 होगा, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये यूनिट डिजिट से हो गया। कोई टोटल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, एलजेब्रिक, मतलब हमें द्विघात समीकरण इसका बनाना है कि द्विघात समीकरण क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो क्या करना है, हमें पहले x² कंपेरिजन करना है, x², फिर 5 मतलब जो x आएगी है ना, तो x² कैसे बनेगी? जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x, तब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2x², ये हो जाएगा यहाँ पे 2x, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लिखता हूँ, यहाँ बन जाएगा। जब इसका और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 2x², किसका? प्लस का, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस का 2x²। और जब आप इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कितना बनेगा? 3x²। लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से ये 3x² किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी अब हम घटाएंगे तो माइनस का 3x² हो जाएगा। और ये
पॉजिटिव 2x² है, ये माइनस का 3x² है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का x² आएगा, यानी हमारा ऑप्शन माइनस वाला होगा। तो ऑप्शन बी में तो माइनस है नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कंपेरिजन हो गया। अब आते हैं हम x वाले पे। तो x कहाँ से मिलेगी हमें, देखो एक तो x हमें मिलेगी कहाँ से, 5 का और इसका मल्टीप्लाई करके, लेकिन 5 किसका है, माइनस का। तो माइनस के 5 का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10x। ठीक है, यहाँ से माइनस का 10x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी मिलेगा ना x, तो 3x, तो ये प्लस का 3x, यानी यहाँ से हमको कितना बन जाएगा, माइनस का 7x। तो ये माइनस का 10 था, ये प्लस का, तो ये माइनस का 7x हमें यहाँ से मिलेगा। अब जब अगले वाले में जाएंगे तो देखो 4 के साथ ये 4 प्लस का है, लेकिन माइनस यहाँ होने की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 4x, और यहाँ से अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बना देगा, क्योंकि है तो माइनस का, लेकिन इसको प्लस बना देगा। तो 2 तिया 6x हो जाएगा माइनस का। अगर मैं बाहर वाला माइनस ना देखूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, लेकिन बाहर माइनस की होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 6x, यानी यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 2x। अब 7x में प्लस का 2x हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x। अब देखो माइनस का 5x आपके यहाँ तो है नहीं, तो ऑप्शन ये भी गया। अब रह गए ये वाले दो, यहाँ भी माइनस 5x है, यहाँ भी है ना, तो हमें इसे देखना पड़ेगा। अब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको कंपैरिजन करेंगे, तो इसको करेंगे तो देखो अब रह गए ये वाले, तो +3 और -5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -15। ठीक है, और यहाँ से जब देखोगे तो ये करोगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2 चाक 8, यानी माइनस के 8, लेकिन बाहर माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो +8। तो -15 में माइनस के 15 में प्लस के 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7, यानी हमारा माइनस वाला ऑप्शन होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। अब मैं समझा रहा हूँ, इस वजह से इतना टाइम लगा कि मुझे ऐसी कंपेरिजन करना है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी करता कि मुझे ये मिला, ये हुआ बस हो गया। तो आपको कर, तो आप मल्टीप्लाई कर से मतलब सारे को मल्टीप्लाई करो, सारे मतलब टर्म जो जितने भी आएंगे वहाँ लिखो, फिर माइनस प्लस वाले ऐड करके वो करके मतलब तब आपका बनेगा। लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ये कंपेरिजन करो कि कहाँ से क्या मिलेगा हमें, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में अलग अलग उसमें पूछा गया है। ये ग्रुप डी में भी देखो, ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 का है, ये एएलपी 2024 में भी पूछा गया था कि यदि किसी संख्या के 20% में 96 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वही संख्या है, संख्या का 75% क्या है। तो देखो मेरे भाई, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, 100%। तो इसके 20% यानी 100% के 20% में हम क्या, 20% क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, तो 20% में हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या स्वयं बन जाए, यानी इसके 20% में हम क्या जोड़ें कि संख्या क्या आ जाए, यानी 100% खुद ही संख्या बन जाए। तो क्या जोड़ दें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितना जोड़ दें, 80%, है ना। सही, तो वही तो कह रहा है कि किसी संख्या के 20% में 96 जोड़ा जाता है, यानी हम किसी संख्या के 20% मतलब हम 80% जोड़ दें तो संख्या कितनी हो जाएगी, 96 के बराबर नहीं हो जाएगी। यानी 80% जोड़ने पर 96 वहाँ जोड़ा जा रहा है, एक्चुअल में कितना जोड़ा जा रहा है, 96, लेकिन हम कितना जोड़ दें, 80%, तो संख्या 100% हो जाएगी, यानी 80% की वैल्यू हो गई 96, और हमें चाहिए 75% की। तो आप 5% की वैल्यू निकाल लो। जब आप 5% की वैल्यू निकालोगे तो ये 16 से चला जाएगा 5 पे, और ये 16 से 6 पे, यानी 5% की वैल्यू 6 आ गई, और हमें चाहिए कितने की, 75% की। मैंने 5% क्यों निकाली, क्योंकि उसका मल्टीपल मुझे करना है, कितने का, 5 का मल्टीपल होता है 75, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो हो जाएगा 15 पन्ना 75%। तो इधर 15 से कर दिया, तो इधर भी 15 से, 15 के 90, यानी 15% की वैल्यू आ जाएगी 90। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बात समझ में, हमें संख्या निकालने नहीं जाना कि क्या संख्या है, फिर उसके बाद 75% निकालना है। इस सवाल को इस तरीके से करो मेरे भाई, समझो कि 100% कोई चीज़ है, उसके 20% में हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या स्वयं बन जाए, सेम हो जाए। यानी कि 20 में हम 80 जोड़ दें तो 100 नहीं हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगी वापस से, यानी 80% की वैल्यू होगी 96। वहाँ से हमने कैलकुलेशन कर दिया, हमारा 75% निकल गया, हमें संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है दो संख्या का अनुपात 2:3 है, उनका एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है और संख्या का अनुपात दिया है। तो देखो एक नंबर ये है, फर्स्ट नंबर है ये, और ये सेकंड।
ये है कितने में, 2:3 में। अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालूँ तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट आ जाएगा कि नहीं। और एलसीएम निकालूँ तो 6 यूनिट। अब एचसीएफ उसने दिया है 1 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू उसने दी है कितनी, 6, तो मल्टीप्लाई 6। और मुझे पूछा एलसीएम, तो ये इसका 6 गुना है, तो ये भी इसका 6 गुना हो जाएगा कि नहीं, 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, ऑप्शन बी। इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ना जल्दी से फटाफट। ये संख्या निकालने नहीं जाना है कि संख्या क्या आएंगी फिर एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे, नहीं। वहीं से आप यूनिट उसमें बनाओ, रेशियो दिया है, इस रेशियो का एचसीएफ क्या आएगा, बनाएगा। 1 की वैल्यू आपको दी है 6 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, मल्टीप्लाई करो 36। आप संख्या निकालोगे, संख्या निकाल के फिर एचसीएफ बताओगे, फिर एलसीएम निकालोगे, टाइम लगेगा। यह क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 3 लगातार महीनों में, ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2024 में। कहता है कि 3 लगातार महीनों में ईंधन की कीमत में 20%, 30% और 20% की कमी होती है। मतलब लगातार 3 महीनों में तो कमी हो रही है, लेकिन चौथे महीने में इसमें 40% की वृद्धि होती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने की ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये बताना है। तो देखो मेरे भाई, आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव लगाओगे आप कुछ 4 है, मतलब 20% इस सक्सेसफुल लगाने जाओगे तो 4 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फंस सकते हो। तो मतलब वो मत लगाओ। अब ये देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी 5 वाली चीज़ क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। 5 वाली चीज़ 1 की कमी कितने में, 4 में। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी 5 कोई चीज़ थी, 1 की कमी होगी तो 4। अब फिर बोला है कि 30%, तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10, यानी 10 वाली चीज़ 3 की कमी तो 7 की। अब ये तो कमी है ना, फिर 20% वही आ गया। तो 20% का मतलब फिर से 5 वाली चीज़ 1 की कमी 4 में। अब चौथे महीने में क्या हुआ कि 40% की वृद्धि हो गई। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, अब 20% का 1/5 है और 40% इसका 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5, है ना। तो 5 वाली चीज़ वृद्धि हुई है तो 7 की। अब जो कट रहा है वो काट सकते हो। तो देखो 2 से ये कट रहा है 5 पे और 2 से कट रहा है 2 पे। अब कर दो मल्टीप्लाई, ये आपका 5 की पावर 4 बन गया और 5 की पावर क्या होता है, 625। अब जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 49 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 ने 72, 49 में करना है ना 8 का, तो 8 ने 72, 7 8 चौक 32 और 7 39, 392। अब इससे ये कितना कम आ गया, डिफरेंस निकाल लो, ये इससे कितना कम है, 392 आ गया ना। ये किससे घटा के निकालोगे कितना कम आएगा, तो ये आएगा 5 में से हो गए 3, 12 में तो 9 गए 3 और यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 233 और 625 में हमें कमी बतानी है कितने की होगी, 100। अब देखो आप इसमें क्या लगा सकते हो, डिजिटल सम लगा के देखो, नीचे कितना बन रहा है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 होता है, यानी नीचे 4 बनेगा। 3 और 3 6, 6 2 8, यानी ऊपर 8 बनेगा। अब आपको ये तो इसका तो एक ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं है, इसका तो एक ही हो गया। अब हम करते हैं कि नीचे 1 बनाते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 1 बन जाए, 7 से कर दूँ, 7 चौके 28 होता है, 28 का डिजिटल सम कितना बन जाएगा 1, तो 7 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 से ऊपर करूँगा तो 56 बनेगा और 56 का डिजिटल सम 5 और 6 11 और 11 का डिजिटल सम 2, यानी फाइनल हमारा डिजिटल सम 2। तो जो भी आंसर हमें डिजिटल सम 2 दे रहा होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और पहली बात, हमारे जो इंक्रीज वाले तो आंसर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 625 वाली 392 की हो गई, यानी इस पर कमी हो रही है, तो ये तो हमारे वैसे ही नहीं होंगे। अब हमारे आंसर होंगे कमी वाले। तो अब देख लो डिजिटल सम 2 कौन दे रहा है, वही हमारा आंसर। तो 3 और 3 6 और 2 8, ये तो नहीं होगा। 7 और 2 9, ठीक है कट गया। 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, यानी इसका आ गया 2 डिजिटल सम, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। मेरे भाई यूनिट डिजिट और डिजिटल सम 2 ऐसी चीज़ हैं, ये समझ लो। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट 2 भाई, कहते हैं ना 2 भाई और दोनों तबाही, ये वो काम करते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तबाही मचा देती हैं, सवाल की कमर को तोड़ के रख देती हैं। यूनिट डिजिट लग जाएगा, वो नहीं लगेगा तो डिजिटल सम लग जाएगा। अगर ये नहीं लगा तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे ही। तो जब तक भाई ये लग रहे हैं ना, तो ये दोनों भाई मिले हैं, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, तो तबाही मचा दो, ये दोनों भाई मचा देंगे तबाही, है ना।
डायलॉग सुना होगा ना, दो भाई और दोनों तबाही। तो ये वही वही हैं दोनों भाई जो सवालों की तोड़ के रख देते हैं, तबाही मचा रहे हैं ये तबाही। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। कहता है ए किसी कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 75% कम कार्यकुशल है, 75% कम कार्यकुशल है। सी बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक एक कार्य करते हैं तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें ए का कार्य निकालना है, मतलब ए कितने दिनों में कार्य करेगा, पूरा करेगा शेष कार्य। तो पहले तो हम इसका ये बना लें कि मैंने बोला कि ऐसी चीज़ों में जो कॉमन है ना उसको बीच में रखा करो। तो देखो यहाँ बी का रिलेशन, बी का और ए का रिलेशन है, और यहाँ सी बी का, यानी बी कॉमन है तो बी को बीच में डाल दो और एक तरफ ए कर दो, एक तरफ सी कर दो। अब देखो उसने बोला कि बी ए से 75% कम है, यानी 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/4। ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। जब ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाती हैं, अगर हमें पता है तो। नहीं तो हम यही निकालते बैठे बैठे रहेंगे तो टाइम तो जाएगा ही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये कैलकुलेशन को ईजी बनाती हैं। अब 75% का 3/4 होता है, मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर एक की बी कम है ना, तो अगर मैं कहूँगा कि बी 4, मतलब ए की क्षमता जो है वो 4 यूनिट है, तो बी की कितनी है 3 यूनिट, सॉरी 3 कम है तो कितनी 1 यूनिट। ये कम है ना, उसने कम बोला है तो 3/4 हो गई 75% की फ्रैक्शन। और इसकी अगर 4, ए की 4 यूनिट है तो इसकी 3 कम है इससे, तो कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, ठीक है। आगे कहता है कि सी और सी बी से 40% अधिक कुशल है। तो 40% का फ्रैक्शन आप जानते हैं, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में करा था, कितना होता है 2/5। ये अधिक कुशल है, यानी अगर सी बी से, तो अगर बी की कितनी है 5 है ना, तो फिर ये अधिक दो ज़्यादा है ना, तो सी कितनी हो जाएगी 7। ये इनका रेशियो बन जाएगा किसका, क्षमता का। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 5, इधर कुछ नहीं है तो 1 दो करो, 5 हो गए 20, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। ये इनकी क्या आ गए, क्षमता का रेशियो आ गया, नहीं एफिशिएंसी का रेशियो आ गया इनके का, ए बी सी का। अब आपको पता है, कहता है कि ए अकेला 77 दिनों में पूरा कर सकता है किसी काम को। तो 20 यूनिट पर डे के हिसाब से 77 दिन लगा रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क पता लग जाएगा नहीं, TW टोटल वर्क, क्योंकि 20 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है और 77 दिन में काम खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख दीजिएगा 77 मल्टीप्लाई ये टोटल वर्क हो गया। अब वो कहता है कि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी बी और सी, यानी बी की इफिशियंसी 5 यूनिट है पर डे के हिसाब से, और सी की है 7 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, कितने में 12 यूनिट। और कितने दिन तक काम करते हैं 30 दिनों तक। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 12 गुणा 30। अब जो काम बच जाएगा वो हमें किससे कराना है, ए से। तो वही तो पूछा है उसने, एक अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो अब कार्य बच्चे कितना आ गया, आप यूनिट डिजिट से देखो इसको, ठीक है। किससे देखोगे, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट से आप देखोगे या डिजिटल सम से, तो अगर डिजिटल सम लगाओगे तो मेरे भाई ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, ये तो 0 हो गया। इधर करोगे 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ डिजिटल सम 1 आएगा और यहाँ 0, ठीक है। और हमें चाहिए बी से काम करवाना है, यानी 1 में से आप क्या घटाओगे 0। अरे डिजिटल सम नहीं लग रहा तो आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कितना हो रहा है 0, 7 दूनी 14, 1540 माइनस भारतीय 360, कम कितना बचेगा 0, 14 में 6 गए 8, और यहाँ कितना 4, तो 4 में 3 गया कितना 1, 1180, यानी 1180 यूनिट कम बच जाएगा। और जो किससे करवाना है, बी से। बी की इफिशियंसी कितनी है, तो सॉरी ए से करानी है, ए की इफिशियंसी कितनी है 20 यूनिट। 20 यूनिट के हिसाब से कितना काम कितने दिन में कर देगा 59 डेज में। ये ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा 59। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2024 का। मेरे भाई सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और मोस्ट बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कहता है कि 100 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी, मतलब एक कक्षा में 100 छात्र थे, उन्होंने एक
फिजिक्स का पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया, जिसमें 37 छात्रों का औसत अंक 84 था और अन्य छात्रों का औसत अंक 96 है। पूरी कक्षा का औसत अंक बता दो और दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। तो देखो कितने स्टूडेंट हैं, 100। 100 में से कितने स्टूडेंट ने 37 स्टूडेंट का औसत कितना है, 84, ठीक है। और बाकी बचे अन्य छात्रों का, बाकी कितने बच गए, अगर 100 में से 37 इधर चले गए जिनका एवरेज 84 है, तो बाकी कितने बचेंगे, 63। तो इनका एवरेज कितना है, 96, है ना। तो आप ऐसे करो, क्या करना है कि आप इनमें से कोई एवरेज ले लो, कोई भी एवरेज। मैं कह दूँ कि अगर एवरेज 96 है सभी का, तो मैंने सभी का एवरेज ले लिया 96। अब ये देखते हैं कि 96 से ये कितना कम है, तो आप देखोगे ये कितना कम है, 12 कम है, यानी माइनस दिखाएगा, 12 कम है। कितने आंकड़ों पर, 37 आंकड़ों पर। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 37 का, करोगे क्या नहीं। और अब ये इससे कितना कम है, 0, तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो यानी कुल मिला के आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के कितना कम आएगा, 12 सत्ते 84 हासिल, 8 12 तिया 36, 36 और 8 44, यानी -444। इतना टोटल कम आएगा। अब ये टोटल जो कम आ रहा है वो कितने आंकड़ों पे, 100 आंकड़ों पे बटेगा। टोटल का निकालना है ना, मैं पूरी क्लास का औसत, तो 100 आंकड़ों पे बट जाएगा। तो 100 आंकड़ों पे बट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा -4.44। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एवरेज लिया था ना, अगर ये प्लस आता तो उसमें जो एवरेज लिया था उसमें ऐड हो जाता, माइनस यही दिखाएगा। अगर प्लस आएगा तो ऐड हो जाएगा, अगर माइनस आया तो उस जो एवरेज लिया था उसमें से घटा देंगे। तो हमने कितना लेके चले थे, 96, यानी ये माइनस आ रहा है तो 96 में से ये घटाएंगे। तो देखो मेरे भाई, ये पॉइंट के बाद 44 है, तो अब जब घटाओगे तो पॉइंट के बाद क्या बचेगा, 56 बचेगा, बचेगा क्या नहीं। और यहाँ से इधर चला गया एक, तभी तो ये बचा 56। तो यहाँ कितना रह गया, 95। घटाना आना चाहिए मेरे भाई ऐसे। तो 95 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा, 91, यानी एवरेज हो जाएगा 91.56। और उसने बोला है कि एक डिजिट तक निकालना है, दशमलव के एक स्थान तक। तो देखो 91 वाला हमारा जो होगा ना आंसर होगा, यहाँ 87 89 है, 91, तो इसको जब 56 है ना, तो इसको 6 से लिख सकते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा 91.6। उसने एक डिजिट तक पूछा, इसलिए अगर 2 डिजिट तक पूछता तो 91.56 हमारा आंसर होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 91 वाला 91.6, ऑप्शन बी। इस तरीके से करते हैं और एवरेज वाले सवाल को। यह है RRB ALP 2025 का। कहता है एक बेंच का अंकित मूल्य 374 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो दशमलव के 2 स्थानों तक CP और SP। तो MP कितना था, 6 था और ये 5 था। अब उसने बोला कि 100 वाली चीज़ 113 में, तभी तो प्रॉफिट होगा, तो 100 वाली चीज़ 113 में। अब इसको हमें क्या बनाना है, सेम। तो सेम बनाओगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, तो इससे किससे मल्टीप्लाई, 20 से। तो यहाँ भी 20 से, 20 से हो जाएगा नहीं, 20 पंजे 100, ये सेम हो जाएगा। तो यानी ये हो गया कितना, 20 के 120, ये 100 और ये 113, यानी 120 वाली चीज़ 113 में बेची गई, है ना। 113 में बेची गई तो कितने का मतलब छूट मिल गई उसको, 7 यूनिट की। कितने पे, 120 पे। 7 यूनिट की छूट मिली 120 पे, तो 100 पे कितनी, ये तो बताना है। तो देखो 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 7 पन्ना 35 होता है, तो इधर कर दो 35 बट्टे कितना, 6। अब 6 से डिवाइड करना है, कितने पे जाएगा, 6 पंजे 30, 5 पे जाएगा। यानी आपका ये ऑप्शन देखो 8.6 है, 6.6 है, 6 है, तो ये तो होंगे ही नहीं। एक ही ऑप्शन है 5.83, ये 5.83 है, ये 5.83%, ये वाला ऑप्शन तो एक ही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 5.83%, क्योंकि 35 में डिवाइड करोगे ना 6 का, 5 पे जाएगा, तो 5 पॉइंट यही तो है, तो हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है RRB ग्रुप डी 2022। कहता है कि यदि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है और बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है। तो बेलन की ऊंचाई पूछी है उसने। तो हमें पता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में H + R, ये होता है कि नहीं।
तो इसने ये बोला कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, जिस उसके दो वृत्ताकार फलकों के चित्र। अब ये बेलन है तो इसके वृत्ताकार फलक कौन से होंगे, एक ये वाला होगा नीचे वाला बेस, और ये ऊपर का टॉप, यानी टॉप और बॉटम दो ही तो होंगे, कैसे, सर्कुलर है ना। तो इनका क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो इनका क्षेत्रफल का 4 गुना क्या हो जाएगा, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कितने हैं, 2 है ना, और इन दोनों का कितना, ये 4 गुना, तो हम बराबर करेंगे तो इससे 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो जब हम काटने जाएंगे तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक घात खत्म हो गई, तो ये आ गया एच प्लस आर बराबर कितना, यहाँ एक आर रहेगा या 4 रहेगा, नहीं 4 आर, तो एच बराबर आ जाएगा कितना, इधर माइनस हो जाएगा तो 3 आर, यानी एच बराबर 3 आर आ गया। और अब उसने पूछा बेलन का आयतन दिया, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 192 पाई। अब आप यहाँ एच की वैल्यू लगा दो, एच बराबर क्या आया, 3 आर, तो जब आप लगाने जाओगे तो आर क्यू तो ये है, सॉरी आर स्क्वायर ये है, और यहाँ वैल्यू लगा दोगे एच की तो ये हो जाएगा 3 आर बराबर 192 पाई, और पाई से तो पाई कैंसिल, ये बन गया कितना, 3 आर क्यू बराबर 192 बन गया कि नहीं। तो अब 3 से ये चला जाएगा, कितने देखो, 3 18, 1 3 12 64, यानी आर क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 64। तो आर क्यू की 64 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 है ना, तो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई ये आई थी कि नहीं, एच बराबर 3 आर, तो आर की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ लगा दो, आर की वैल्यू जैसे के साथ रखा होगा तो 4 3 12, तो एच बराबर क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। है ना, आर बराबर 4 आ गया हमसे कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि आर क्यू बराबर 64 था तो आर बराबर 4 आ गया, और 4 के आर बराबर हम यहाँ रख देंगे 4 3 12, तो एच आ जाएगी हमारा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया, कहता है यदि ₹594 अंकित मूल्य वाली वस्तु, 594 अंकित मूल्य वाली वस्तु ₹155 में बेचा जाता है, मतलब ये अंकित मूल्य था उस पर और इसमें बेच दी गई, तो छूट प्रतिशत क्या है, अपने उत्तर को दशमलव के 2 स्थानों तक बदलें। तो देखो सीधा सीधा क्या करना है, इतने वाली चीज़ थी इतने में बेची गई, तो पहले तो आप इसका वो निकाल लो कि कितने कम में बेची गई, तो आप डिफरेंस करोगे तो 14 से 4 है, 14 से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 9, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 5 घटाओगे तो 3, और यहाँ 5 में से 1 घटाओगे तो 4, यानी 439 कम में बेची गई, कितने की एमआरपी कितनी थी, 594, तो परसेंट मतलब छूट परसेंटेज तो निकालनी है, तो 100% मल्टीप्लाई। अब देखो मेरे भाई, आप यहाँ अगर डिजिटल सम लगाने जाओगे तो डिजिटल सम तब पहले आप नीचे लगा के देखते हैं, अगर नीचे 0 बन गया तो आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते, या 9 का कोई मल्टीपल बन गया तो नहीं लगा सकते। आप देखने जाओगे मतलब 9 का मल्टीपल का मतलब वो 0 हो जाता है, तो 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, यानी डिजिटल सम तो नहीं लगा सकते, या 0 बन रहा है। अब आप यूनिट डिजिट से भी नहीं देख सकते, क्योंकि उसने क्या बोला है, अपने उत्तर को दशमलव के 2 स्थानों तक बदले। और ये नंबर ऐसे भी हैं, जो किसी से कट भी नहीं रहे हैं, कॉमन नंबर से, मतलब कोई भी इसका कॉमन फैक्टर ही नहीं है इन दोनों नंबरों का, उससे कट भी नहीं रहे, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक ऐसा दे दिया है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कुछ नहीं, अगर कैलकुलेशन बेस नहीं होता तो इसमें देने का कोई फायदा ही नहीं था, फिर तो काटते तुरंत बता देते, क्योंकि अंकित मूल्य इतने में बेची गई, छूट परसेंट निकालिए, माइनस करो, जो कटने वाली होती कट जाती। इसी वजह से इसने नंबर इस तरीके से दिए हैं कि ना तो इसमें डिजिटल सम लग रहा है, ना यूनिट डिजिट लगा सकते, और ना ही आप मतलब पूरा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉमन फैक्टर भी नहीं, काट भी नहीं सकते। तो क्या करना है कि आपको 594 से डिवाइड करना है 439, और ये 2 जीरो, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करने जाओगे तो करो, कितने पे जाएगा, 439 कम है, 4390 में देंगे, कितने पे जाएगा, कम से कम 7 पे तो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे कितने सबके 7 से शुरू हो रहे हैं, तो कम से कम 7 पे तो जाएगा ही। देखो 7 चौके 28, 2 7 9 63 और 2 65, हासिल 6 7 15 35 6 41 सॉरी, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, 8 में से 5 गए 3 बचेंगे, और 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, ये कट ही जाएगा, यहाँ 0। अब देखो, अब आप कितने पे जा सकता है, 4 पे देखें, 4 पन्ना 20 होता है, 4 पे देखें, 4 चौके 16 होता है, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 4 चौके 16 होता है, और 1 हासिल, 4 9 36 और 1 37 हासिल 3, 4 पन्ना 20 और 3 23,
यानी 2376, ये 2320, यानी 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। अब 3 पे जाएगा तो देखो मेरे भाई बस इतना ही देखना था, ऑप्शन हो गया हमारा। 73 पे जाएगा यानी 73 आएगा, 73 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हमें नहीं देखना। ऑप्शन देखो 72 है, 74, 77, 73, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये करना भी इसी पे पड़ा हमें पूरा, क्योंकि सारे ऑप्शन नज़दीक नज़दीक थे, 73, 72, 74, है ना, तो इसलिए करना भी पड़ा हमें। जब हमें 73 मिल गया तो फिर हमारा हो गया श्योर का हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें ये था, मतलब ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी ही है इस क्वेश्चन में, इसमें ना डिजिटल सम लग रहा है, ना यूनिट डिजिट लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। इसी वजह से ये छोटा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, लेकिन इसी कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा बड़ा है। चलो ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया। एक टंकी की पानी है, मतलब एक टंकी पानी से 5/8 भरी हुई है। यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल लिया गया और 9 बाल्टी पानी वापस डाल दिया गया, मतलब 5/8 भरी हुई थी और उसमें से 9 बाल्टी पानी निकाला गया, सॉरी 12 बाल्टी पानी निकाला गया और 9 बाल्टी पानी वापस डाला गया। यानी कुल मिला के आपसे कह सकते हो कि पहले 12 निकाला फिर 9 डाल दिया, है ना, तो कुल मिला के कितना निकाला, 3 यूनिट, मतलब 3 बाल्टी पानी निकाला कुल मिला के। आगे कहता है तो पानी की टंकी 7/12 भरी होगी, मतलब फाइनल में बाद में इतनी भरी होगी। तो ज्ञात कीजिए कि पानी की टंकी कुल कितनी बाल्टी पानी मतलब टंकी में कितना बाल्टी पानी आ सकता है, ये हमें बताना है। तो देखो ये था 5/8 पहले भरी हुई थी, फाइनल में 7/12 भरी हुई थी। तो आप एक ऐसा नंबर लो जो इनसे इनका एलसीएम हो, तो 8 और 12 का एलसीएम 24, यानी 24 को मैं ले लूँ तो 8 दिया 24, इसको इससे डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 दिया 24 यानी 15, यानी ये कि 15 यूनिट था, ठीक है, पहले 15 यूनिट भरा हुआ था। अब 12 दूनी 24, 2 7 14, अब लास्ट फाइनल में कितना भरा रह गया उसमें, 14 यूनिट पानी। कब 14 यूनिट पानी क्यों भरा रह गया, पहले 15 था 14 क्यों रह गया, क्योंकि उसमें से फेरबदल किया गया, 12 बाल्टी पानी पहले निकाला फिर 9 बाल्टी पानी डाला, यानी कुल मिला के आप यूनिट के हिसाब से देखोगे तो कितना निकाला गया, 1 यूनिट पानी, है ना। और हमारा कितना निकाला गया था बाल्टी के हिसाब से, 12 निकाला फिर 9 डाला, यानी कुल मिला के 3 बाल्टी निकाला गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो उसने पूछा है कि पानी टंकी में कितने बाल्टी पानी आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 24 यूनिट की वैल्यू 24 दिया 72, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 72, यानी 72 बाल्टी पानी उसमें आएगा। तो इसकी क्षमता है 72 बाल्टी पानी की, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। यह है आरआरबी एएलपी 2018। एक शर्ट की कीमत में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 18%, सॉरी पहले 18% की वृद्धि की जाती है, फिर बाद में 18% की कमी। तो मेरे भाई आप जानते हो जब भी +X% वृद्धि हो और फिर उसी पे -X% कमी हो जाए तो हमेशा सक्सेसिव आता है इसका -X²/100%, ये इसका रिजल्ट आता है, मतलब सक्सेसिव आप लगाओगे तो ये रिजल्ट इसका बनेगा। तो पहले 18% की वृद्धि की गई और फिर 18% की क्या करी गई, कमी। तो हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट आता है -X²/100। तो आप जानते हैं 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और बटे में 100 है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 ये कट जाएगा, 3.24 हो जाएगा। लेकिन किस में आएगा, माइनस में, जो कमी आती है हमेशा कमी आती है, तो -3.24% की कमी आएगी। तो उसने पहले ही पूछा है कि इसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी तो होगी लेकिन कितने प्रतिशत की, 3.24 की। तो 3.24 आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है आरआरबी टेक्नीशियन 2025। कुछ कहता है कि 95,950 की राशि जमा राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक ब्याज अर्जित होगा, मतलब ऐसा ही पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे भाई देखो समय अब की बात नहीं करेगी, ये तो 1 वर्ष ही लेंगे, है ना। रेट कितनी है, 9%। इस राशि पे हमें ब्याज निकालनी है, तो आपको यही कैलकुलेशन करनी है, 95,950 का 9% क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप अगर देखो ऑप्शन देखे हुए ना, तो 7 है, सारे एक जैसे बनाए, मतलब डिजिटल, मतलब पॉइंट आप यूनिट डेटिंग लगा सकते देखो सब में, है ना। तो इस क्या करना है, ये कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अगर डिजिटल सम लगाने जाओगे तो देखना ये 9 खत्म 9 खत्म, है ना। अगर ये 9 है तो 0, यानी डिजिटल सम 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ लगाओगे तो कितना है, 36 9 खत्म, 5 और 5 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम 9 यानी 0 हो सकता है, यानी आंसर ये हो सकता है। दूसरे पे जाओगे तो 5 और 5 10, 5 15, 15 4 19, 19 और 8
कितना होता है 27। तो 27 का डिजिटल सम क्या आता है 9 ही तो आता है, यानी 0। तो ये भी 0 हो गया। यानी हम यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते और डिजिटल सम से भी नहीं जा सकते, तो हमें बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। तो देखो 0 आएगा, 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 4 हासिल, 9 में 81 और 4 85 हासिल, 8 9 पंजे 45 और 8 53 हासिल, 5 9 में 81 और 5 86। अब जब 2 से मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल क्या आएगा यहाँ पे, यानी इसकी ब्याज आ जाएगी 8635.50। तो 8635 पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए। यहाँ भी कैलकुलेशन बेस है, ये कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें। तो इस तरीके क्वेश्चन भी रखता है, छोटे देखने में छोटे लगते हैं लेकिन कैलकुलेशन ऐसी दे देता है कि वो आप कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। पर मेरे भाई कैलकुलेशन आपको ये जल्दी जल्दी गुणा भाग जो भी है ना संक्रियाएं, ये आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी डालता है टाइम वेस्ट के लिए, टाइम वेस्ट क्वेश्चन होते हैं, है कुछ नहीं इसमें। क्या हमने देखा क्या निकालना है, ऐसा ही तो निकालना है। वो भी 1 वर्ष का, इतनी जमा राशि थी, 9% ब्याज थी, रेट थी उसकी, निकालनी है। लेकिन ऑप्शन इस तरीके से थे कि हम कोई उसमें लगा ही नहीं सकते शॉर्ट ट्रिक, ना डिजिटल सम लगा सकते ना यूनिट डिजिट लगा सकते, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। इस तरीके से भी देता, पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था झूठ % वाला, तो वो भी कैलकुलेशन बेस्ड था, नंबर कट रहा था ना कोई कॉमन फैक्टर था, उसको काट लेते, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये देता है, 1-2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे कैलकुलेशन बेस। ये है क्वेश्चन नंबर 20, आरआरबी ग्रुप डी 2024 में पूछा गया। कहता है एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात 4:8 है, सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18 है और ए सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है। तो धातु की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने बोला कि जो कॉमन होता है उसे बीच में डाल दो। यहाँ ए और बी की बात है, यहाँ बी और सी की बात है, तो बी कॉमन है, बी को बीच में डाल दो, ए सी इधर इधर उधर कर दो, है ना। तो देखो यहाँ से अनुपात जब काटोगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा ना, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 1:2, यानी ए और बी का अनुपात 1:2, ठीक है। और ये भी जब आप इसे सी और बी का अनुपात काटने जाओगे तो ये भी कट जाएगा किससे, 5 पे और ये 9 पे, यानी सी और बी यहाँ उल्टे हैं, सी पहले है बी बाद में, वो हमने बी पहले लिखा सी बाद में, तो हमें यहाँ भी अनुपात को पलटना पड़ेगा, यानी 9:5 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इधर 9 और इधर कुछ नहीं है तो इधर 2, तो ये आएगा 9, ये 18 और ये 10। अब उसने बोला है कि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 है, यानी ए और सी का अनुपात क्या है 9 और 10, यानी इनका अनुपात अंतर कितना आ रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 48, 1 यूनिट की वैल्यू 48 सेंटीमीटर। वो हमें पूछिए कुल लंबाई, छड़ की कुल लंबाई। तो देखो अब यूनिट डिजिट लगा लो आप, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे 7 आएगा, है ना, 7 आएगा क्या नहीं। और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का 7 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ भी आए यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर होगा। देखो सारे के सारे यूनिट ऑप्शन देखा करो पहले, ऑप्शन सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, 2 4 8 6 है ना, तो 6 वाला हमारा आंसर होगा। तो हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। यह है आरआरबी एनटीपीसी 2025। एक समलंब के आकार के खेत की समानांतर भुजाएं 60 मीटर, एक समलंब है उसके समानांतर भुजाएं, एक है 60 मीटर, दूसरी है 77 मीटर। इसकी असमानांतर भुजाएं 25 मीटर और 26 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात बताना है कि क्या होगा। तो हम देखो भाई मेरे ये फिगर बना रखा है, ये फिगर है, इसकी समांतर भुजाएं यानी ये इसके पैरेलल है, ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, समांतर है। तो ये तो हो गई 60 सेंटीमीटर और ये 77 सेंटीमीटर, और ये जो असमानांतर हैं ये 25 और ये 26। अब कहता है कि क्षेत्रफल बताना है इस समलंब का। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन में जो ड्रॉ करिए, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ ये दोनों तरफ से, है ना, तो ये इसके बराबर ये वाली जो भुजा हो जाएगी, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर रहेगी, यानी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 77 थी, तो ये मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ से तो कितनी रहेगी 60, यानी ये पूरी 77 थी, तो बाकी बची कितनी 77 माइनस 60 करेंगे कितनी 17, है ना। यानी एक त्रिभुज ये बना छोटा सा, एक ये। अब इन दोनों त्रिभुज को मिला के अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि एक मैंने ये वाला हिस्सा उठा के ये रख लिया, है ना, ये रख लिया, और इधर वाला हिस्सा उठा के ऐसे के ऐसे ये रख लिया, एक त्रिभुज बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये यहाँ तक की डिस्टेंस ये नहीं दिख जाएगी आपको, ये मिल गई दोनों, कितनी हो जाएगी, कितनी बची थी 17, तो ये 17 हो गई, बाकी की ये 25 थी और ये 26 थी,
तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? विषमबाहु त्रिभुज। तो आप इसका एरिया निकाल लोगे पहले, तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? पहले पेरीमीटर निकालोगे सेमी पेरीमीटर। तो देखो करो, 25 और 26 कितना होता है? 51। 51 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 51 में 10 जोड़ दो, 61 और 7, 61 और 7 कितने हो गए? 25 और 26, 51, 51 और 10 61, 61 और 7 68, यानी 68 इसका पेरीमीटर हो गया 68 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को ऐसे कहते हैं। तो दो से किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6 2 चौके 8, 34 सेंटीमीटर, है ना। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है? मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, देखो एस क्या है? 34, एस माइनस ए। अगर मैं 34 में से 17 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 17 मल्टीप्लाई 34 में से 26 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 34 में से 26 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 8, और 34 में से 25 घटा दूंगा तो 9, यानी ये बनेगा। अब इसका वर्गमूल ले लोगे आप, तो देखो 17 को हम जोड़ सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई 2, यानी 17 बाहर आ जाएगा। ये होता है कितना? 2 8 मल्टीप्लाई करो 16, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यानी ये इसका एरिया आ जाएगा 17 चौके 68, 68 तिया 24, 2 तिचक 18 2 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिभुज जो हिस्सा ये वाले हिस्से थे ना दोनों, ये त्रिभुज मैंने बना दिया, तो इसका जो एरिया आ गया वो 204 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बाकी आपका क्या बचा? ये एक रेक्टेंगल टाइप बच गया, यानी ये 60 हो गई इसके सामने वाली, हो गई कि नहीं। तो हमें हाइट निकालने अब, तो हाइट त्रिभुज के एरिया से निकाल सकते हैं। क्या होता है एरिया त्रिभुज का? 1/2, आधार कितना? 17, ऊंचाई पता नहीं है, निकालनी है। एरिया आ गया कितना? 204। ठीक है, तो आप 17 से ही कट जाएगा, 17 एकम 17, 3 बचेंगे, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 3 17 दूनी 34, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो एच बराबर आ गया कितना? 24 सेंटीमीटर। ये थोड़ा लेंथी है पर जल्दी करोगे, मैं बता रहा हूँ इस वजह से, जल्दी करोगे तो कुछ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी खुद करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो एच बराबर 24 आ गया। तो हमें क्या निकालना है? इसका ये तो निकाल ही लिया हमने त्रिभुज का दोनों हिस्सों का, ये निकालना था। तो हाइट आ गई 24, यानी ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का ये हो जाता है एल इंटू बी। तो एल कितनी है? 60, और ये 24, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। और 0 में जब आप 4 जोड़ोगे तो यूनिट रेट 4 आएगा, और 2 ऑप्शन में 4 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 4 है ना, यहाँ 0 आएगा यूनिट रेट पे। जब इसमें ऐड करोगे तो 4 आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब डिटेल हम लगा के देख लो, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 36, 0 बन गया, और यहाँ 0 में जब इसको ऐड करोगे तो 6 बनेगा। तो 6 कौन देगा? देख लो, मतलब हमारे आंसर में 6 वाला आंसर होगा। 4 4 8 1 9, ये 6 देगा, 5 4 9 2 1 3, ये नहीं देगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बात समझ कैसे? मैंने डिजिटल सम लगा दिया, डिजिटल सम इसका 6 इसका 6, ये बनेगा 36, और 36 का डिजिटल सम 0 हो जाएगा, क्योंकि 36 9 होता है ना, तो ये 0 हो गया। अब इधर, अब इस वाले एरिया में, इस रेक्टेंगल के एरिया में त्रिभुज का एरिया जो ऐड करूंगा तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो मैं इसमें ऐड करूंगा, 0 में क्या ऐड करूंगा? इसका डिजिटल सम कितना? 6, यानी 0 में 6 ऐड करूंगा, तो मेरे आंसर में 6 आएगा कि नहीं आएगा डिजिटल सम? तो मेरे आंसर का जो आंसर डिजिटल सम 6 दे रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन पहले कट गए, 4 और 4 8, ये 9 कट गया, 6 ये दे रहा था, और 5 और 4 9 ये कट गए, 2 और 1 3, ये नहीं दे रहा, तो मेरा ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन सी आ गया बस। ये है 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में, 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रम से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 490 मीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे के पार करने के लिए लिया गया समय 22 सेकंड है। ये सेकंड में है, यहाँ पे 22 सेकंड है। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है कितनी होगी, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो देखो, आपको पता है कि लंबाई दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुणा समय। अब हमें दूरी निकाली, अगर मैं कह दूँ दूसरी ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो क्या आएगा? x + 490, यानी दोनों की जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएगी। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब हम लगाएंगे 4 गुणा समय। चाल क्या होगा? रिलेटिव स्पीड लगेगी, यानी सापेक्ष चाल लगेगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट, तो जुड़ के लगेगी। तो 100 और 140 240, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो 240 गुणा 5/18 कर देंगे, और कितना तो हो गई? 4 हो गई। दूरी बराबर 4 गुणा समय। समय कितना? 22 सेकंड। बस आपको यहाँ से काट पीट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। करो, 6 से आएगा 40 पे, 3 पे, है ना। और अब ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौके 20, 200, 200 का मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आ जाएगा?
ये एक्स प्लस 490 बराबर ये हो जाएगा 200 और बाई दूनी 44, 44/3 है ना। तो 44/3 अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितने पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम कितने बचेंगे 1, 3 चौके 12, 2 तिचक 18, 2 तिचक 18, मतलब अब दो दो बचे जाएंगे तो मैं 6 7 लिख देता हूँ उसको, 20 20 होता जाएगा ना बार बार, तो ये लिख देता हूँ। यानी अब ये वाली एक्स निकालनी है तो ये दूरी कहाँ चली जाएगी इधर, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना 490, 490 जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 76 पॉइंट। अब 76 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, देखो यहीं से पता लग रहा है ये 47 है नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, है ना, ये 20 नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। देखो करके देखो ये 6 आएगा, यानी 6.6 मिल गया ना, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो गया। यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई 976.67 थी, उसने 2 स्थानों तक बोला भी था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 976.67 मीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 23 आरआरबी एनटीपीसी 2022 का। दो ट्रकों की गति का अनुपात 7:3 है। तेज गति वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमे वाले ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो एक फास्ट ट्रक चलता है, एक स्लो, एक फास्टर ट्रक है, एक स्लोअर ट्रक, इनकी गति स्पीड का रेशियो है कितना 7:3, ठीक है 7:3। तो आपको पता है कि टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा उल्टा 3:7। अब वो कहता है कि ये जो टाइम लेता है ना, टाइम वो 7 घंटे 147 किलोमीटर दूरी तय करने में 7 घंटे कम समय लेता है। यानी यहाँ से ये कितना कम ले रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 7 घंटे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 7/4 है ना। तो मैं समय निकालूंगा 1 यूनिट की वैल्यू, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 का मल्टीप्लाई 49/4। अब मुझे चाहिए क्या धीमे ट्रक वाले की ट्रक की गति, धीमा जो ट्रक चल रहा था स्लोअर ट्रक उसकी चाल चाहिए, गति चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है 147, इसको चलने में तो कम कर मतलब कम ले रहा था, तो दूरी इतनी हो गई, तो मुझे स्पीड निकालनी है, तो 147 बट्टे ये इसमें बट्टे में आएगा, तो मैं डिवाइड करूँगा किससे 147 बट्टे 49/4। अब 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बट के ऊपर चला जाएगा ना। तो अब देखो ये कितने पे जाएगा 3 पे चला जाएगा, 3 27 3 हाँ 3 पे चला जाएगा, तो 3 चौके 12, यानी उसकी जो चाल आ गई ना जो धीमा ट्रक था स्लोवर ट्रक उसकी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अगला है ये है आरआरबी एएलपी 2024 का। कहता है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है। यानी एक कमरा है, इस तरीके का कमरा होगा कोई, मान लो एक कमरा था इस तरीके का, है ना, तो उसकी चारों दीवार, यानी ये छत को छोड़ दो, ये छत है इसको छोड़ दो, और इसका जो आधार है ये इसको छोड़ दो, तो उसकी 4 दीवार कौन कौन सी, एक फ्रंट सामने वाली और इसके पीछे वाली, और एक इधर ये वाली और एक इसके इधर वाली, तो 4 दीवार हो गई। तो इनका एरिया क्षेत्रफल दिया है क्या 77 मीटर स्क्वायर, और उसने लंबाई चौड़ाई दी है कितनी, लंबाई अगर ये 7.5 है तो चौड़ाई 3.5 है। तो जब भी ऐसा सवाल मिले ना तो इसका क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 2L + B × H बराबर कितना दिया है 77 मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का। कैसे आता है ये मैं बता देता हूँ। देखो हमें ये वाला इसका एरिया, इस वाले फ्रंट वाले फेस का दीवार का एरिया निकालना है, तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट। तो लेंथ और हाइट इसमें दिखाई दे रही है, इसके पीछे वाले में भी क्या दिखाई देगी लेंथ और हाइट, यानी 2L H क्या हो जाएगा 2LH। देखो 2 लिख देता हूँ 2LH हो जाएगा नहीं, एक LH यहाँ से थी तो एक ये कितनी हो गई 2 हो गई, प्लस जोड़ेंगे। अब ये वाले में क्या दिखाई देगा ब्रेथ और हाइट, यानी B और H, तो ये हो जाएगा 2BH। अब यहाँ से 2 और H कॉमन नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, H कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहेगा L + B, वही तो है ये 2LB + H। तो ये दिया है 77 मीटर, और L और प्लस LB की लेंथ हमें दे रखी है, तो LB की हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7.5 और 3.5 कितना होता है 11, तो ये हो जाएगा कितना 77 के बराबर है ना, ये 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी 22 × H हो जाएगा बराबर 77। 11 से कट जाएगा 2 पे और 11 से कट जाएगा 7 पे, तो H बराबर कितना आ जाएगा 7/2
यानी कितना 3.5 सेंटीमीटर। यही पूछा है कि इसकी कमरे की ऊंचाई याद करो, तो ऊंचाई आ गई एच बराबर कितनी 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 3.5 मीटर। आगे बात समझ में। तो जब भी ऐसा मिले ना कि चारों दीवारों को क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, हाइट पूछ रहा हो, तो क्या करना है हमें, ये लगा दो 2l+b इंटू एच, और जो एरिया दिया है चारों दीवारों का उसके बराबर, तो इसका एरिया होता है चारों दीवारों का ये 2l+b इंटू एच। और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, आज के सेट का अंतिम प्रश्न। कहता है कि ये आरआरबी एनटीपीसी 2024 में पूछा गया। कहता है कि एक त्रिभुज यदि डी ई और एफ क्रम से एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए ये बी और ये सी, कहता है कि त्रिभुज है ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं कौन कौन, डी ई एफ। तो बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी। बी सी का मध्य बिंदु है डी, यहाँ डी है। सी ए का मध्य बिंदु है ई, सी ए ये है तो इसका मध्य बिंदु है क्या, ई। और ए बी का मध्य बिंदु है एफ, है ना। तो जब इनसे मिलकर एक त्रिभुज बनता है, अगर इनको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज ये बन जाता है। तो कहता है कि मध्य बिंदु में और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एबीसी की जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल दिया था हमें कितना 36 मीटर स्क्वायर, और हमें पूछा था डी ई एफ का, यानी ये वाला डी ई एफ, इसका एरिया बताना इसका अंदर वाले का। तो मेरे भाई ये क्या होता है कि एरिया ऑफ, ये होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, अगर अंदर वाले का अगर निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ, तो ये एरिया ऑफ ट्रिंगल डी एफ जो आता है ना वो ए बी सी का 1/4 होता है। क्या होता है इसका 1/4। तो ए बी सी का एरिया कितना दिया है 36, तो 1/4 गुणा 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 9, किसमें मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब आप देखो 9 मीटर स्क्वायर, ये तो होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, दो ऑप्शन है 9 के, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, तो सेंटीमीटर वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। मेरे भाई ध्यान से करना होता है भाई, यही नहीं देखना होता कि 9 देखा और कर दिया, यूनिट भी देखनी होती है, या सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर, हमें चाहिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था, हमारा आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ना कि सी। तो हमारे आज का सेट पूरा हुआ। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, जब आप पेड वेज खरीदते हो ना, कहीं से भी खरीद लो, ये वही कंटेंट है जहाँ से आप पेड वेज खरीद के पढ़ते हो, और ये यूट्यूब पे आपको बिल्कुल एकदम फ्री में दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया एक एक सॉल्यूशन। और मेरे यही 28 दिन की ये सीरीज इसी तरह चलेगी, 28 सेट होंगे, और 28 सेट में मैं बता रहा हूँ कि 28 सेट 25 प्रश्न के हिसाब से 700 प्रश्न बन जाते हैं आपके, है ना, 700। तो हम 700 प्रश्न करके जब एग्जाम में जाएंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे प्रश्न, तो कितना भी अच्छा पेपर रेलवे बनाए हम करके आएंगे, वो अच्छे स्मार्ट अप्रोच के साथ सारे प्रश्न करके आएंगे और सही करके आएंगे। ये वो कंटेंट है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरे आने वाले सेट की वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मतलब मिले और आप पूरा उस वीडियो को देखें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपने अगले सेट में। सेट नंबर 4 लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी हमारा 25 प्रश्न का सेट रहेगा। ठीक है, मेहनत करो, पढ़ते रहो। आपके ये मतलब अब 3 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा, आपके पास दिन नहीं बचे हैं ज़्यादा, 20 से 22 दिन शेष हैं, तो 20 से 22 दिन कड़ी मेहनत कर लो। और हम आपके 25 क्वेश्चन का जो सेट हो रहा है ना, ये आपकी प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस जब आप एग्जाम से पहले करके जाओगे ना, 28 सेट होते हैं भाई मेरे, 28 सेट, 28 सेट का मतलब 700 प्रश्न हो गए। तो आप ये करके जाओगे ना तो वाकई आप एग्जाम को उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे उसका गर्दा। तो चलो मिलते हैं अपने अगले सेट में, सेट नंबर 4 लेकर आएंगे, बहुत ही मतलब अगली वीडियो हमारी सेट नंबर 4 की 25 प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद।